हेलो एवरीवन। और एक बार फिर से सभी लोगों का वेलकम है मिस्टर सिंघानिया क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। तो काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था कि काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए समय निकालना। और आगे भी लगभग कुछ समय ऐसा रहेगा कि रेगुलर वीडियोज अपलोड नहीं होंगे, क्योंकि अभी मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसके बाद फिर लाइव क्लासेस भी चलेंगी और यूट्यूब पर भी चलेंगी, डाउट क्लासेस भी रेगुलर चलेंगी। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नवंबर तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इधर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। खैर, आज समय मिला है तो आज एक दो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या किया था कि केमिस्ट्री में पिछली बार बैलेंसिंग की थी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे थे, और उससे हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी। क्वेश्चंस को पढ़ने की भी हमें समझ आ गई थी कि आखिर क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, उसका मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शन को जो कि वर्ड के फॉर्म में लिखा होगा, उसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस बात की भी जानकारी हम लोगों को हो गई थी। ओके। फिर मैंने ये भी बताया था कि आखिर रिएक्शन को पढ़ते कैसे हैं। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं कि आखिर रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, यानी जब एक रिएक्शन होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो जब एक रिएक्शन होगा तो उसके स्टेट में चेंज हो सकता है। पहले सॉलिड था, बाद में लिक्विड हो गया। उसके कलर में चेंजमेंट हो सकता है, या पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बन सकता है, जो इनसॉल्युबल नीचे आकर बैठ जाते हैं। या टेम्परेचर का चेंजमेंट हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, घट सकता है। वो प्रॉपर्टीज थी। लेकिन अब बात है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप्स की होगी, रिएक्शन जो होंगे वो कितने टाइप्स की होंगी, इस बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो लिखिएगा कि हेडिंग अपना डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जिन लोगों ने स्कूल में पढ़े होंगे उन लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा। हम लोग तो बहुत डिटेल में करने वाले हैं सारी चीजों को। इतना डिटेल में कि आप भी परेशान हो जाओगे, सोचोगे कि इतना डिटेल में तो कभी पढ़े ही नहीं यार। देखो, पहला जो हमारा होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन को ही हम लोग एडिशन भी बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा होता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। थर्ड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपके इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है ये, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और इस चैप्टर का जो मेन जो मतलब पार्ट है वो इसी में है। ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो हमें चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ दो टॉपिक बचते हैं, वो शायद है रेंसिडिटी और कोरोजन, शायद यही दो हैं। तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो ये पांच जो टाइप्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आप लोग और भी एडिशन चीजें, बहुत सारी चीजों सीखोगे। जैसे मैं एक एक टाइप को जो पढ़ाऊंगा तो उसमें उससे रिलेटेड जो भी इक्वेशन होगा, जो भी चीजें होंगी, मैं सारी चीजें उसके साथ ही कवर अप करता चलूंगा। तो यानी कि मैं सिर्फ टाइप्स नहीं पढ़ा रहा, बल्कि ये समझिए कि चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो सब कुछ अब इसी में कवर होने वाला है।
तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले टाइप से, और हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन या एडिशन, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या होने वाला है। कंबाइन कर जाना, ठीक है ना, जुड़ जाना, एडिशन हो जाना, ऐड हो जाना, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो कंबाइन हो जाए, ऐसा रिएक्शन जो कंबाइन हो जाए। तो उसको अच्छे से हम लोग ऐसे कहते हैं कि व्हेन टू या मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा एटम हो, एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल हो, जब वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तब हम लोग कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी किस टाइप का रिएक्शन है? दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिख लेंगे इसमें व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? वहीं एटम्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोल दिया तो यानी एटम्स भी हो गया, एटम्स हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकता है, या आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है। रिएक्शन तो कुछ भी कर सकता है ना, एटम भी रिएक्शन कर सकता है और एक पूरा मॉलिक्यूल भी रिएक्शन कर सकता है। तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ये फॉर्म करेंगे, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहेंगे कि ये भैया आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When two or more substances combine to form a single product, the reaction is known as, अब इसके आगे तो मालूम ही होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दीजिए तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, पहले भी हम लोग कर चुके हैं, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करते थे, तो ये क्या है? ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, दो अलग अलग क्या है? मॉलिक्यूल हैं, और ये मिलकर क्या एक प्रोडक्ट H2O नहीं बनाता था? तो दो अलग अलग रिएक्टेंट मिले और उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, तो इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको बैलेंसिंग करने आपको आती है, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर दो है, तो इधर भी ऑक्सीजन को दो करो, लेकिन अब हाइड्रोजन चार हो गया तो हाइड्रोजन को चार कर लो। क्या ये बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई? एक और एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है कि कार्बन जो होता है सॉलिड के फॉर्म में, इसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, यानी कि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, ज्यादा अच्छा ये होगा कहना, तो कार्बन जो है जब बर्न होगा तो ऑक्सीजन के साथ, और ये CO2 गैस बन जाएगा। तो यहां भी देखिए, एक ये सिंगल एलिमेंट था, एलिमेंट बोल लो या एटम बोल लो, और एक ये मॉलिक्यूल था, इन दोनों ने कंबाइन किया और एक नया मॉलिक्यूल बन गया। तो रिएक्टेंट साइड एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो एटम मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा जब कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अब एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल और देखते हैं, दो एग्जाम्पल हो गए, एक और एग्जाम्पल देखिए, देखिए ध्यान से, इसका नाम जरा आप लोग खुद से बताइए क्या होगा, पहले भी कई बार आ चुका है। CaO सॉलिड फॉर्म में है और इसको H2O लिक्विड के साथ जब हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। और आपको हम बता दें कि इसके साथ ही साथ इसमें
H2O भी प्रोड्यूस होता है, नहीं नहीं, हीट प्रोड्यूस होता है। ये रिएक्शन बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, अभी इसके आगे भी मैं समझाऊंगा इसके कुछ पार्ट्स। इसका नाम आपको याद आ रहा है क्या है? दिस इज द कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम भी +2 का, ऑक्सीजन भी -2 का, तो यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल होकर बना लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो नॉर्मल नाम है वो है लाइम, या क्विक लाइम भी बोलते हैं। सिर्फ लाइम बोलिए या क्विक लाइम बोलिए। लाइम मतलब चूना, वो जो चूना आता है ना, उसका फॉर्मूला यही है कैल्शियम ऑक्साइड। जो चूना हम लोग जानते हो ना, कई लोग चूना खैनी में अपना खाते हैं, तंबाकू, और कई लोग जो हैं सो तरह तरह से उसका यूज करते हैं। चौक भी बनता है आपका, और पेंट पुचारे में काम आता है, जब हम दीवालों को पेंट करते हैं तो वही उसी चूने की बात हो रही है। तो ये चूना जो है, आप कभी अगर आपके घर में पेंटिंग हुई हो तो आपने देखा होगा, जो चूना आता है उस चूने को क्या करते हैं कि एक बड़े से जो हमारा होता है जहां पे हमें चूना को मिलाना है, नाद टाइप या जो भी बोल लो, उसमें रखते हैं और उसमें पानी डालते हैं। और जब पानी डालते हैं ना तो अचानक से उसमें हीटअप होने लगता है, बुलबुले आने लगते हैं, वो गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, और उसके बाद वो एक नए प्रोडक्ट में बन जाता है और हीट रिलीज होती है। तो इसीलिए ये हीट रिलीज मैंने इधर दिखाया है कि ये हीट का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो हीट भी निकलेगी, और साथ ही साथ जो नया प्रोडक्ट अब बन गया, जिसको कि अब जो पेंटर होते हैं वो बाल्टी में भर के पेंटिंग करते हैं, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मार्केट से हम लोग ये कैल्शियम ऑक्साइड खरीदते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं, हीट प्रोड्यूस होता है, और जो नया प्रोडक्ट बनता है इसी को हम लोग दीवार पे चिपका देते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? मार्केट से खरीदा, पानी मिलाया, और उसके बाद इसको दीवार पे चिपका दिया। तो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम में क्या अंतर है? देखिए क्या अंतर है, थोड़ा सा समझिएगा। क्विक लाइम बोलते हैं बिना बुझाया हुआ चूना, और सेलेक्ट लाइम बोलते हैं कास्टिक चूना, यानी जो बुझ गया है। क्या मतलब इसका? मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ, जो पहले कैल्शियम ऑक्साइड था CaO, वो हम मार्केट से लेकर आए, बोरी आती है उसकी, लेकर आए, तो वो जो चूना था उसको अभी तक पानी नहीं मिला है, यानी उस चूने को अभी तक पानी डालकर बुझाया नहीं गया है। जैसे आग लग जाती है तो पानी डाल के हम लोग जैसे बुझाते हैं ना, ठीक है ना, तो यानी कि वो चूना जो है ना उसके अंदर आग है, उसमें पानी डालो तो वो ठंडा होगा, वो बुझेगा। तो इसीलिए क्विक लाइम को देसी भाषा में या ऐसे भाषा में हम लोग कह देते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना है, और जब उसमें हम पानी डाल देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो हम कहते हैं हाँ अब ये बुझा हुआ चूना है। पहले जो था वो बिना बुझा हुआ था कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है जो बुझ गया है, ठीक है ना। कई लोगों को ये शब्द थोड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही बोला जाता है। नेट पे भी आप मारोगे ना तो यही आएगा, देखना, गूगल बाबा से पूछना, बाबा भी वही बताएंगे। ओके, तो ये बात समझ में आ गई कि कैल्शियम ऑक्साइड मार्केट से लाए, पानी में मिलाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट निकला। तो हीट का अगर हम हटा दें तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि एक ये और एक ये, दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल ये बन गया। हीट का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो वो तो अलग हटा दो। तो यानी कि दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना, तो यानी कि दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन।
अब इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। यहां तक रिएक्शन जो था ये आपका कॉम्बिनेशन का रिएक्शन था। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं इसी के आगे। एक्स्ट्रा बात क्या? एक्स्ट्रा बात, अभी तक तो हमने मार्केट से चूना लाए, पानी में मिलाएं और उसको दीवार पे मार दिया। अब क्या होगा इसके बाद? उसके बाद की कहानी सुनो, अब क्या होगा। उसके आगे की कहानी सुनिए। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेंटर लेकर जाएगा, दीवार पे चिपका देगा। ये जो हमारे एयर में, जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, दीवार पे चिपका दिया गया। अब ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन लेकर ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और एक नया प्रोडक्ट बना देगा CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। सॉलिड के फॉर्मेट में ये हमारे दीवार पे चिपक जाएगा। इसीलिए जब पेंट किया जाता है चूना से तो तुरंत व्हाइट कलर नहीं आता है। आप लोग कभी गौर कीजिएगा, अगर आपके घर में पेंट पुचारा हुआ हो तो जब चूने से हम लोग दीवालों को रंगते हैं उसके तुरंत बाद व्हाइट कलर नहीं आता। 1 से 2 दिन के बाद वो अपना व्हाइट जो है सो पूरा शो होने लगता है। और वो व्हाइट कलर जो आने लगता है, जो साइन करने लगता है हमारा दीवार, जो हमारा दीवार जो है साइन करने लगेगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण करता है। बात समझ में आ गई? और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने जो पानी में चूना को जो पानी में घोर के जो मारा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसने एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, उसके साथ रिएक्शन किया और कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। और H2O भी बनता है जो कि इवेपोरेट हो जाता है। H2O लिक्विड ये इवेपोरेट हो जाता है, ये बाहर अपना निकल जाता है। ठीक है ना। और दीवार पे जो साइनिंग है वो इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आता है। तो यहां पर नाम लिख लीजिए, इसका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। एक बार ये दोनों रिएक्शन एग्जाम में पूछे गए थे, उसने ऐसे ढंग से पूछ लिया था कि इन दोनों रिएक्शनों का यूज हो रहा था। इसको नॉर्मल भाषा में हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है ना, या इसको मार्बल भी बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे कि मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट। और ये तो आपको मालूम ही है कि ये एयर से आएगा। कहां से ये आ रहा है? ये अपना एटमॉस्फेयर से आ रहा है और इसका नाम मालूम ही है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है। चूना खरीद के लाए, पानी में मिलाया, दीवार पे मारा, दीवार पे तुरंत व्हाइट कलर नहीं आएगा, वो इन्वायरमेंट से CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, फिर CaCO3 व्हाइट कलर के रूप में हमारी दीवार साइन करेगी और H2O वहां से इवेपोरेट हो जाएगा। बात खत्म। आई होप समझ में आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा टाइम लिया। अच्छा, अब हम लोग दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले, दूसरा क्या है आपका? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। लेकिन इसको पढ़ने से पहले, ये वाला पढ़ने से पहले हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। वो क्या है एक्स्ट्रा? इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, या एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी मन हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। हम लोग यहां 2 एक्स्ट्रा टाइप्स पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन की, ठीक है ना। इस एक्स्ट्रा नोट में हम लोग रिएक्शन की 2 अलग टाइप पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर मान के चलिए रिएक्शन 5 टाइप के होते हैं तो पांचों टाइप वो एक अलग है और ये 2 टाइप अलग है। ये 2 टाइप टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। अगर रिएक्शन का
टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं कि वो एक अलग टाइप का रिएक्शन होगा, और अगर रिएक्शन का टेम्परेचर घटता है तो हम लोग कहेंगे कि वो एक अलग टाइप का रिएक्शन होगा। और ये दोनों किसी में भी आ सकते हैं। हमने अभी, आप देखिए, अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहां पर हीट प्रोड्यूस हुआ था ना, ये तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि इसने हीट प्रोड्यूस किया है। तो जो हीट प्रोड्यूस करेगा उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जो हीट लेगा, जो हीट लेकर तब रिएक्शन करेगा, यानी कि जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। इसी दो चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, डेट इज द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ये दो अलग टाइप है। जैसे आप स्टूडेंट भी हो और आप किसी के बेटा या बेटी भी हो ना भाई। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक वो अलग कैटेगरी है, और आप किसी के बेटा या बेटी हो, ये एक अलग कैटेगरी है। तो वैसे ही रिएक्शन वो पांचों में से भी हो सकता है और इन दोनों में से भी कोई हो सकता है। ओके, चलिए, तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, तो अभी मैंने क्या बताया कि ऐसा रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करे, जब प्रोडक्ट बने तो हीट प्रोड्यूस हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो लिख लें इसको, रिएक्शन इन विच heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी निकले, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहेंगे। यानी कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने दो या दो से ज्यादा या एक, जितना मन उतना हमने उसमें रिएक्शन डाला, केमिकल डाला, और जब वो केमिकल ने रिएक्ट किया तो हमारा बीकर अब हीटअप हो गया। जैसे अभी चूना लाए थे, नॉर्मल था, पानी था, नॉर्मल था, लेकिन दोनों को हमने मिलाया, हीट प्रोड्यूस हो गई, गर्म हो गई। तो यानी कि वो किस टाइप का रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक है। वो किस टाइप का है, वो कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। तो मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि वो बताइए किस टाइप का है। एक होगा एक्सोथर्मिक, एक होगा एडिशन रिएक्शन, एक होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और एक होगा ऑल ऑफ दीज। तो यानी आपको किस पर टिक मारना है, ऑल ऑफ दीज पे। तो पहला एग्जांपल तो आप लोग वहीं लिख सकते हैं जो हम लोगों ने ऊपर किया है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब H2O से हम करा रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2O से करा रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट बन जा रहा है। दूसरा रिएक्शन देखिए, एक और एग्जांपल, ये CH4 मीथेन गैस होता है। दिस इज द मीथेन गैस। कार्बन के चैप्टर में तो इसको हम लोग इतना पढ़ेंगे कि ये सपने में याद आने लगेगा आपको। मीथेन गैस की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस, तो यानी कि ये जाकर आपका बन जाता है CO2 प्लस H2O। और CO2 गैस के फॉर्मेट में, H2O भी गैस के फॉर्मेट में, और साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अगर हीट को साइड में रखें तो क्या इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हैं, जरा बैलेंस कीजिए। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 1 3 है, क्या करें, ऑड नंबर
अच्छा नहीं लग रहा तो इवन कर ले क्या, चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 ऑक्सीजन होगा इधर और 2 इधर, 4, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऑक्सीजन 4, कार्बन 4, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन यहाँ 4 है। हिट का तो कुछ होता नहीं है तो इसको अलग हटाइए। चलिए ये भी हमें समझ में आ गया। तो इसमें भी आपने देखा यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट, प्रोडक्ट साइड में हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये भी एक्जोथर्मिक है। एक और एग्जांपल देखिए, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, रेस्पायरेशन, सांस में कई लोग समझेंगे सांस बहू वाली बात हो रही है क्या, नहीं सांस बहू वाली बात नहीं हो रही है। C6H12O6 किसका फॉर्मूला है, जल्दी से याद कीजिए, दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। केमिस्ट्री में कुछ चीजें याद भी करनी चाहिए, ठीक है ना, केमिस्ट्री में कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी रिएक्शन जब O2 के साथ होती है तो ये क्या होता है, ये रिएक्ट करके 6CO2 ग्लूकोज हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो बनता है, फिर हम ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, ये दोनों रिएक्शन करते हैं और CO2 बनता है, और ये CO2 क्या होता है, हम बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद पानी बनता है, जो कि पानी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, तो भैया ये पानी अंदर ही रहेगी, और साथ ही साथ हमें एनर्जी मिलती है, और यही एनर्जी जो है सो हीट के फॉर्म में मिलती है, मतलब कि ये थोड़ी हीटअप हो जाती है, ये एनर्जी जो होती है ये ठंडी नहीं होती बल्कि गर्म होती है। इसीलिए जब सुबह हम लोग उठते हैं ना तो हम लोगों को ठंडे पानी की जरूरत होती है। जब सुबह आप उठो तो देखोगे कि आपको थोड़ी सी अंदर जो यहाँ नली है आपकी खाने की, ये थोड़ी सी गर्म है, वो इसलिए क्योंकि ये पूरी रात ये प्रोसेस हुआ है आपके अंदर, आपने जो खाना खाया है पूरे दिन, ग्लूकोज वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 H2O और एनर्जी में टूटा है, तो आपके अंदर हीट हीट तो प्रोड्यूस होगी। और हमारे यहाँ क्या करते हैं, सुबह उठकर चाय और पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, और उनसे पूछो तो कहेंगे क्या, गर्मी को तो गर्मी काटती है साहब, जैसे लोहे को लोहे काटता है। क्यों, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको जो अपनी बात, चाहे वो गलती कर रहे हो लेकिन अपने आप को जजमेंट ऐसा देंगे ना कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये बात तो सही कह रहा है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे लोगों का कुछ किया नहीं जा सकता, समझा कर भी कोई नहीं फायदा। भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस रहे पघुराए, कहा जाता है ना हम लोग के यहाँ एक। तो इसीलिए सुबह जब भी उठिए तो ठंडा पानी पीजिए, ये जो अंदर आपके एनर्जी जो बनी है, जो हीट हुआ है, वो आपको उस हीट को खत्म करेगा, इसलिए सुबह उठकर पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो ये आपके सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक्जोथर्मिक है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं है बल्कि उन्होंने लिखा है, जैसे हम लोग वेस्ट खाना होता है ना, खाना या किसी सब्जी का छिलका या कूड़ा कचरा, ये सब जो हम लोग फेंक देते हैं, जो कि मतलब डिकम्पोज हो जाता है, जैसे प्लास्टिक तो डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन ऐसे कूड़े कचरे जो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो डिकम्पोज जब होते हैं ना तो वो भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए कभी कहीं कूड़ा फेंका होगा और उसके बगल से आप निकलोगे तो बहुत तेज स्मेल आएगी। क्यों आती है, क्योंकि वो हीटअप है, और जो चीज हिट कर जाती है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है, गर्म चीज, इसीलिए गर्म हवा जो है ना तेजी से फैलती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है, और जो भारी हवा होती है जिसमें नमी होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वो ज्यादा तेज से फ्लो नहीं हो पाती है। तो यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं वो भी एग्जाम्पल हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन के, क्योंकि वो भी हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है तो आप भी लिख लें कि डिकम्पोजिशन ऑफ जो भी हमारे वेजिटेबल वेस्ट हैं या वेस्टेज फूड है, इस टाइप की जो भी चीजें हैं, ये डिकम्पोज होता है किसमें, कंपोस्ट, कंपोस्ट बोलते हैं, जो कि खाद नहीं बन जाते, वो फिर मतलब ऐसी चीज बन जाते हैं जिसको जिसको आप लोग खाद के रूप में यूज कर सकते हैं।
ये डिकम्पोज होके हीट रिलीज करते हैं। तो ये भी आपके क्या एग्जाम्पल हो गए? दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो 3-4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से पूछ सकता है कि बताओ इसमें से कौन है जो एक्जोथर्मिक है या कौन है जो एक्जोथर्मिक नहीं है। तो अगर एक एग्जाम्पल दिया होगा तो एनसीईआरटी का लाइन है भैया, पूछ भी सकते हैं। दूसरे टाइप का जो हमारा होता है वो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ये कहता है कि हमें तुम हीट दोगे तो ही हम रिएक्शन करेंगे। यानी कि ऐसे रिएक्शन जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जब इसको एनर्जी दोगे तो ये रिएक्शन करेगा, वरना नहीं करेगा। यानी एनर्जी जो भी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एनर्जी एब्जॉर्ब दो तरीके से कर सकता है, ध्यान से सुनिएगा, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक तो बात ये कि हमारे पास ए है और बी है, दोनों रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, हमने उसको एनर्जी दी और दोनों ने रिएक्शन शुरू कर दी, ठीक है ना। एक ये भी एग्जाम्पल हो गया एंडोथर्मिक का। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कोई रिएक्शन हुआ और उसमें जो एनर्जी निकली वो उसी रिएक्शन ने ही खत्म कर दी, और पहले से भी बीकर को और ज्यादा ठंडा कर दिया। मतलब एनर्जी तो निकली लेकिन उसी ने उसी को खा लिया, जैसे सांप अपने बच्चे को खा जाता है, सेम वैसे ही जो एनर्जी निकली वो खत्म उसने खुद कर दिया और बीकर पहले से और ज्यादा ठंडी हो गई, तो भी हम लोग कहेंगे कि वो इंडोथर्मिक रिएक्शन ही है। यानी एनर्जी, हीट एनर्जी जहां पर एब्जॉर्ब हो जाए उसको हम लोग कहेंगे कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें भी लिख लीजिए सेम ऊपर के तरीके, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज, जिसमें एनर्जी का एब्जॉर्ब हो, एनर्जी जो है सो एब्जॉर्ब हो जाए, उसको हम लोग कह देंगे इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, यानी एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन, जहां पे एनर्जी का जरूरत हो रिएक्शन के लिए। जैसे देखिए हमारे पास नाइट्रोजन गैस था और ऑक्सीजन गैस था, इन दोनों को रख दोगे ना, ये कभी रिएक्शन नहीं करेंगे। ये कहेगा कि हमें थोड़ा सा हीट दो, जब इसको तुम हिट दे दोगे तब ये जाके रिएक्शन करेगा और एक नया प्रोडक्ट बनाए, NO, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। थोड़ा सा अलग है, याद रखिएगा, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। बैलेंस करना है, सिर्फ यहां 2 लिख दो, बैलेंस हो गया। तो इस रिएक्शन की क्या खास बात हुई बताइए? इस रिएक्शन की खास बात यही हुई कि इसने क्या किया कि हीट लिया तब रिएक्शन हुआ, ये हीट को एब्जॉर्ब किया इसने। तो यानी कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसे एग्जांपल है जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो भी ये हीट लेता है, बीकर जो है वो ठंडा हो जाता है ऐसे कह लो, यानी कि जो पहले जितना बीकर गर्म था उससे और ज्यादा ठंडा हो जाता है और ये 2 प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो इंडोथर्मिक के बहुत ज्यादा एग्जाम्पल तो हम लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्जोथर्मिक के बहुत मिलेंगे जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन हो। तो ये 2 बातें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी, बीच बीच में आती रहेंगी, तो अच्छा है कि हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं टाइप्स। अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टाइप्स में, जो 5 हम लोग बात कर रहे थे ना उसमें। तो दूसरा हम लोगों ने पहला कॉम्बिनेशन देख लिया था, अब दूसरा देखना है हम लोग को डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
क्या होता है डिकम्पोजिशन? नाम से ही देखिए समझ में आ रहा है, डिकम्पोज हो जाना। डिकम्पोज को हिंदी में कहते हैं टूट जाना, बिखर जाना। तो डिकम्पोज का मतलब हुआ टूट जाना, बिखर जाना। और रिएक्शन की भाषा में हम लोग कहेंगे कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड प्रोड्यूस कर दे, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। लिख लीजिए जरा, दोज reactions in which a single compound, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाए, ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर, दो या ज्यादा, दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस दे दे, आर कॉल्ड एज, इसके आगे तो मालूम है क्या लिखना है, आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो those reactions in which a single compound breaks down to give two or more simpler substances, ऐसा कंपाउंड जो कि एक हो और वो ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड प्रोड्यूस कर दे, ऐसे को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे देखिए FeSO4, ये सॉलिड होता है। FeSO4 का नाम आप लोगों को आना चाहिए, ये सल्फेट है 2- वाला, सल्फेट है 2- वाला, और ये Fe है +2 वाला, तभी तो बनेगा, क्योंकि ये 2- है तो 2+ होना चाहिए। तो अगर 2+ Fe है तो इसको क्या बोलते थे, फेरस या फेरिक? दिमाग में आया ना, फेरस बोलते थे। तो यानी कि इसका नाम क्या हो गया, फेरस सल्फेट। दिस इज द फेरस सल्फेट। ये ग्रीन कलर का होता है, चाहे तो लिख लीजिए, ग्रीन विट्रोल भी इसी से बनता है, आगे मैं बताऊंगा। FeSO4 दैट इज द फेरस सल्फेट, ये रखा रहेगा और इसको जब हम लोग हीट देंगे, क्या देंगे, हीट। हीट को हम लोग ऐसे भी त्रिभुज बना देंगे ना, ट्रायंगल, तो हम लोग कहते हैं कि ये हीट का सिंबल है। तो जब इसको हम लोग हीट देते हैं तो ये बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, SO2 प्लस SO3, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब Fe2O3 का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीजन 3 है, यानी कि एक ऑक्सीजन 2- होता है, यानी टोटल माइनस वाले कितने हैं, 6, और Fe2 है, यानी कि अगर 6 से देखा जाए तो यानी एक Fe को +3 होना पड़ेगा, तभी तो ये -6 को कैंसिल आउट कर पाएगा, क्योंकि Fe 2 ही तो है। तो यानी कि यहां पर Fe+3 वाला है, यानी कि ये हो गया फेरिक ऑक्साइड। देखा कैसे हम लोगों ने नाम लिखना भी सीख लिया है। और ये सब कमाल है वो शुरुआती के 4 से 5 लेक्चर, अगर शुरुआती के 4 से 5 लेक्चर अच्छे नहीं होते ना, तो ये नाम इतनी आसानी से आप लिख नहीं पाओगे। दिस इज द फेरिक ऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये SO2 सबको मालूम है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यानी कि SO3 क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, लिख लीजिएगा यहां पे, सल्फर ट्राई, TRI, ट्राई ऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये सल्फर के तरीके, जैसे सल्फर जब बर्न करता है ना तो उसकी जैसे स्मेल होती है ना, वैसे ही इसकी भी स्मेल होती है। तो स्मेल लाइक बर्निंग सल्फर, SO2 की, नॉट SO3। SO2 की रिएक्शन होती है सल्फर के जलने की जैसी, SO3 की नहीं होती है, ठीक है ना।
तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड था FeSO4, जिसको हमने हिट किया तो ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गया। क्या ये इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? हिट हम दे रहे हैं इसको, तभी ये रिएक्शन हो रही है, यानी कि हिट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक। मैं अभी बात कर रहा था कि ग्रीन कलर का, तो देखिए नोट करके लिख लीजिए, यहां पे जरा नोट करके एक बात लिख लीजिएगा। ये जो FeSO4 होता है ना, एक्चुअल में ये FeSO4 कभी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जनरली ये ऐसे एग्जिस्ट करता है 7H2O को अपने साथ रख के सॉलिड के फॉर्मेट में, और इसको हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स जानते हैं, छोटे छोटे होते हैं। तो ये फेरस सल्फेट है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, जिसमें पानी की मात्रा भी रहती है, और एक FeSO4 के साथ 7H2O के मॉलिक्यूल रहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि एक FeSO4 के साथ कितने H2O रहते हैं, कितने नंबर ऑफ H2, तो 7। और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। नेक्स्ट चैप्टर में इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर आप लोग जान लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। इसका नॉर्मल नाम क्या है? ग्रीन विट्रॉल। जैसे आपका, मान लीजिए आपका नाम स्कूल में राहुल है, लेकिन घर पर आपको प्यार से चुन्नू मुन्नू बुलाया जाता है, तो वही बात है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल तो इसका सभी लोग नाम है, और ग्रीन विट्रॉल प्यार से हम लोग अपने प्यार से इसको बुलाते हैं, FeSO4.7H2O को। इसको जब हीट करते हैं ना, तो क्या होता है कि FeSO4 अलग हो जाता है और ये 7H2O अलग हो जाते हैं। अब ये FeSO4.7H2O था, तो यह हाइड्रस था, मतलब इसमें पानी की मात्रा थी। हाइड्रस मतलब कि पानी की मात्रा इसमें थी। अब क्या हुआ? ये अनहाइड्रस हो गया। अब क्या हो गया? ये अनहाइड्रस हो गया, यानी कि अब पानी की मात्रा नहीं है, सूखा हो गया। हाइड्रस मतलब ये भींगा हुआ है, साफ पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ है, अब जो है सो सूखा सूखा है, तो यानी कि ये हाइड्रस हो गया। और इसको जब हीट करते हैं, तब वो जो आपका बन रहा था ना अभी फेरिक वाला, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3, तब बनता है। तो ये एक्चुअल में रिएक्शन होती है। पहले ग्रीन विट्रोल को हिट करके हम अनहाइड्रस बनाते हैं हाइड्रस से, और फिर हिट करके हम ये बनाते हैं। लेकिन आपको यही रिएक्शन दिमाग में रखनी है, ठीक है ना? ये नोट करके लेकिन लिख लीजिएगा, इतनी बात है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिकम्पोजिशन 3 टाइप से होते हैं, मतलब कि हिट करके एक मॉलिक्यूल को हम लोग 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे 3 तरीके से। या तो डायरेक्ट हिट कर दें तो भी टूट जाएगा, या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ दें, या जो हमारी सन है उससे भी तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो सन से हीट लेकर टूट जाए तो भी हो जाएगा। तो यानी कि यही टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो होगा, लेकिन कैसे कैसे होगा और कौन से केमिकल कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? चलिए भैया, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो लेक्चर। अच्छा लगा तो कम से कम एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। आपको कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल भी आई होप अब खुलने वाले हैं, गर्मी छुट्टी के बाद खुल जाएंगे, तो उसके बाद आप लोग मौज से पढ़िएगा, ठीक है ना? चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।